योगा जो है डियर स्टूडेंट्स वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है बेटा आपकी हेल्थ से रिलेटेड, आपकी फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड एंड पीस ऑफ माइंड, मन की शांति की जो प्रॉब्लम्स है उन सब को योगा ही सॉल्व कर सकता है। योगा टीचर्स हाउ टू इम्प्रूव एंड कंट्रोल द कंडीशंस ऑफ एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी। योगा ही हमें टीच करता है बेटा, सिखाता है कि हमें कैसे इम्प्रूव करना है एंड कैसे कंट्रोल करना है हर कंडीशंस पे जो आपकी बॉडी से रिलेटेड है। इट आल्सो टीचर्स हाउ टू क्वाइट आवर माइंड इन ऑर्डर टू अटेंड रियल लास्टिंग पीस। और डियर स्टूडेंट्स योगा ही आपकी हेल्प करता है बेटा वास्तव में जो शांति जो है, शांति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं और अपने मन को हम कैसे शांत रख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पीपल योगा टू इम्प्रूव देयर इंडिविजुअल प्रॉब्लम। लोग योगा को यूज़ करते हैं बेटा वो अपनी जो इंडिविजुअल्स जो प्रॉब्लम है ओवरकम देयर, जो उनके सामने जो आने वाली उनकी इंडिविजुअल जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व हम योगा के द्वारा ही कर सकते हैं। योगा कैन बी यूज टू करेक्ट द फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ फॉर चिल्ड्रंस एंड एवरी एल्डरली पीपल। योगा को हम यूज़ कर सकते हैं बेटा जो फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ होती है बॉडी में, जो शारीरिक जो अपंगता होती है, शारीरिक तौर से कोई कमी जो होती है बच्चों में, और जो बड़ी एज के जो इंसान होते हैं बेटा उनकी प्रॉब्लम्स को हम योगा के द्वारा ही सॉल्व कर सकते हैं। योगा इज मीन्स ए बैलेंसिंग एंड हार्मोनाइजिंग द बॉडी माइंड एंड इमोशंस। योग क्या करता है बेटा, शरीर मन और भावनाओं को संतुलित एवं एकरूप करने की एक विधि है। फिर है मीनिंग ऑफ योगा। क्या मीनिंग है डियर स्टूडेंट्स योगा का? योगा इज़ द ओल्डेस्ट इंडियन वे टू डीलिंग विद द फिटनेस, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल हो, ऑफ ह्यूमन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। दैट मीन्स योगा क्या है बेटा, योग व्यक्ति की शारीरिक मानसिक स्वस्थता को प्राप्त करने की प्राचीनतम भारतीय विधि है। योगा हैज़ कम फ्रॉम संस्कृत वर्ड यूज़। योगा जो है, योग शब्द की जो उत्पत्ति हुई है डियर स्टूडेंट्स वो संस्कृत शब्द के यूज के द्वारा हुई है, विच मीन्स टू यूनाइट और टू ज्वाइन, जिसका अर्थ है जोड़ना या मिलाना। Even though people tend to think that yoga is the series of exercise but with twist body poses, but is it not so? लोग क्या सोचते हैं बेटा योगा के बारे में कि ये एक एक्सरसाइजेज की एक सीरीज़ है जिसमें क्या करते हैं लोग, ट्विस्ट बॉडी पोजेज, जिसमें शरीर को जोड़ तोड़ते हैं, जिसमें शरीर को मोड़ते हैं, उन एक्सरसाइजेज की सीरीज़ है जिसमें शरीर को मोड़ा जाता है। बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है डियर स्टूडेंट्स। बेसिकली इट हेल्प्स द इंडिविजुअल्स टू कनेक्ट विद वंस इनर स्पिरिट which is essentially divine and it is connected to the universal spirit or God। वास्तव में डियर स्टूडेंट्स क्या है ये, वास्तव में बेटा यह व्यक्ति को उसकी अंतरात्मा से जोड़ता है जो वास्तव में विश्व आत्मा और परमात्मा से जुड़ी हुई है। योगा रूट्स आर इन इंडिया एंड साधुज संत जो हैं यूज टू प्रैक्टिस योगा 1000 ऑफ ईयर एगो। योग की जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं वो भारत में हैं। दैट मीन्स आप ये कह सकते हो बेटा योगा की उत्पत्ति जो हुई थी, योगा का जो ओरिजिन हुआ था वो इंडिया से हुआ था, और हज़ारों वर्ष पूर्व भारतीय जो संत होते थे, इंडियन जो संत होते थे, साधुज होते थे, वो योगा की प्रैक्टिस करते थे 1000 ईयर्स ऑफ एगो, हज़ारों वर्ष पहले। एक्चुअली योगा इज़ ए साइंस विच डील्स विद द हेल्थ ऑफ बॉडी एंड हार्मनी ऑफ माइंड। वास्तव में योग बेटा एक ऐसी विज्ञान है जिसमें शारीरिक स्वास्थ्य व मानसिक एकाग्रता के साथ संबंधित है। दैट मीन्स इसमें क्या कह सकते हैं आप, शारीरिक तौर से आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हो और मेंटली जो एकाग्रता जो मेंटल जो हेल्थ है आपकी उसमें भी आप एकाग्रता ला सकते हो बेटा। द अल्टीमेट एम ऑफ योगा इज़ सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। योग का जो आखिरी उद्देश्य है वो आत्म परिचय है, आत्म मंथन है, सेल्फ
आइडेंटिफिकेशन, अपने आप को जानना, एंड सेल्फ परफेक्शन, और फिर उसमें आत्म शुद्धिकरण करना, अपने आप जो त्रुटि पाई गई है सेल्फ आइडेंटिफिकेशन करने के बाद उसको दूर करना, विच कम्स थ्रू सेल्फ प्यूरिफिकेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन। इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, वो किसके थ्रू पाया जाता है, सेल्फ प्यूरिफिकेशन, अपने आप ही उसमें शुद्धिकरण किया जाता है, और सेल्फ रियलाइजेशन, और उसमें अपने आप ही हमें अनुभव करना है। अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, योगा इज डिफाइंड एज द स्मत्व योगा उच्यते, दैट मीन्स योगा इज द बैलेंस एंड हार्मनी ऑफ द माइंड एंड बॉडी, दैट मीन्स योग। नेक्स्ट इज योग कर्मसु कुशलम, मीन्स योगा इज स्किल इन वर्क। बेटा अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भगवत गीता, योगा इज डिफाइंड एज स्मत्व योगा उच्यते योगा कर्मसु कुशलम। अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य, योगा इज विड्रॉल ऑफ सेंस ऑर्गन्स फ्रॉम द वर्ल्डली ऑब्जेक्ट एंड देयर कंट्रोल योगा। अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य के क्या है बेटा, जितनी भी ज्ञानेंद्रियाँ आपकी, जितने भी सेंस ऑर्गन्स है, उनको सांसारिक जो वर्ल्डली जो ऑब्जेक्ट्स है उनसे दूर करना, उनसे उनके ध्यान को हटाना, और उनके योग द्वारा उन सेंस ऑफ ऑर्गन्स पे सेल्फ कंट्रोल करना ही क्या है बेटा, योगा है। अकॉर्डिंग टू स्वामी दिगंबर जी, योगा इज ए यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा। योगा क्या है बेटा, आत्मा का और परमात्मा का मिलन है। डिक्शनरी मीन्स ऑफ योगा, इट इज़ ए सेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एक्सरसाइजेज। शब्दकोश में बेटा डिक्शनरी में योग का अर्थ है ये शारीरिक और मानसिक अभ्यासों का एक समूह है। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बेटा योगा। द मॉडर्न एज इज़ ऑफ स्ट्रेस टेंशन एंड एंग्जाइटी। जो मॉडर्न जो युग है बेटा उसमें दबाव तनाव और चिंता का युग कहा जाता है। एवरीबॉडी इन हरी, आजकल हर व्यक्ति क्या रहता है, भाग दौड़ में की स्थिति में रहता है। एवरीथिंग इज़ टाइम बाउंड एंड मैन इज़ रनिंग आफ्टर देम। प्रत्येक जो वस्तु है वस्तुकाल सीमित है और उसके पीछे व्यक्ति भागता रहता है। दिस मेक्स हिम टायर्ड फिजिकली एंड टेंस मेंटली। इससे क्या होता है बेटा, शारीरिक रूप से थक जाता है और मानसिक रूप से तनावग्रस्त रहता है। मोस्ट ऑफ पीपल आर लीडिंग सच लाइफ नाउ इन दीज डेज। ज़्यादातर लोग इसी प्रकार की ज़िंदगी जीते हैं बेटा। एज दिस जंक्चर योगा कैन बी वेरी सिग्निफिकेंट फॉर अस। तो इस प्रकार बेटा इस पड़ाव पर, इस स्थान पर योगा कैन बी सिग्निफिकेंट फॉर अस, योगा हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। द फॉलोइंग पॉइंट्स शो द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स है बेटा जो हमें बताते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस है योगा की हमारी लाइफ में। फर्स्ट है रिड्यूस टेंशन। विद द हेल्प ऑफ योगा वी कैन रिड्यूस द टेंशन। रेगुलर एक्सरसाइजेज करने से डियर स्टूडेंट्स, जैसे धारणा और जो ध्यान है वो बेनिफिशियल है आपको गेटिंग पीस ऑफ माइंड। मन की शांति के लिए धारणा और ध्यान सबसे बेस्ट है बेटा। तो योगा क्या करता है, आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है, आपकी टेंशन रिड्यूस करता है। नेक्स्ट इम्प्रूव कंसंट्रेशन। योगा के द्वारा हम अपनी कंसंट्रेशन जो पावर है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्लींस रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। कुछ योगिक क्रियाज हैं, नेति नौली कपालभाति, तो उनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अपनी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को हम क्लीन रख सकते हैं। नेक्स्ट कंट्रोल सेंस ऑर्गन्स। जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट रिलैक्स द बॉडी। आप अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हो जब आपकी बॉडी किसी फिजिकल एक्टिविटीज़ के द्वारा, जब आपकी बॉडी स्ट्रेस फील करती है बेटा, या आप तब फटीग हो जाते हो, थक जाते हो, तो आपकी बॉडी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनसे हम योग की हेल्प
जो ओवरवेट हो जाते हैं, जो ओबेसिटी क्लास में आ जाते हैं, तो वो अपने बॉडी वेट को रिड्यूस कर सकते हैं, अपने मोटापे को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट, कीप द करेक्ट पोस्चर। जो भी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ होती है, जो आपकी बॉडी के अलाइनमेंट से रिलेटेड जो डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, जो कमियां होती है, उनको आप विद द हेल्प ऑफ योगा रिमूव कर सकते हो। नेक्स्ट, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। आप अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट है बेटा आसन्स एज प्रिवेंटिव मेजर्स। आसन्स अकॉर्डिंग टू Brahmonopisad, आसन्स इज टू सेट इन ए comfortable positions और posture for overlasting period। आसन एक ऐसी कोई भी स्थिति या मुद्रा होती है जिसमें आप आरामदायक तरीके से लंबे समय तक बैठ सकते हो। फर्स्टली वी रीड अबाउट द योगा, नाउ वी रीड अबाउट द आसन। आसन क्या है बेटा? आसन इज टू सिट इन ए कंफर्टेबल पोजीशन। एक ऐसी स्थिति है आसन जिसमें कोई भी आरामदायक तरीके से बैठ सकता है और पोस्चर फॉर ओवरलास्टिंग पीरियड, और लंबे समय तक उसी पोजीशन में आरामदायक स्थिति में बैठ सकता है, दैट इज़ द आसन। अकॉर्डिंग टू पतंजलि, आसन्स मीन्स श्रीतम, दैट इज़ द पोजीशन विच इज स्टेडी एंड कंफर्टेबल। पतंजलि के अनुसार जो आसन का जो अर्थ है वो है स्थिर सुखनासम। स्थिर सुखनासम दैट इज जिस स्थिति में लंबे समय तक और आरामदायक तरीके से बैठा जा सकता है, दैट इज़ द आसन्स। आसन्स में वेरियस पोस्चर ऑफ योगा। आसन्स क्या है बेटा? योग की विभिन्न मुद्राएं हैं। आसन्स आर बॉडी पोजीशन। आसन जो है वो शरीर की वो स्थिति है बेटा जिसमें टिपिकली एसोसिएटेड विद द प्रैक्टिस ऑफ योगा, जो आम तौर पर योग के अभ्यास से जुड़ी हुई होती है। दीज पोजेज हेल्प्स टू द पर्सन टू रिमेन हेल्दी एंड बैलेंस। ये व्यक्ति को स्वस्थ और संतुलित रहने में मदद करते हैं। दीज हेल्प्स टू डेवलप कंसंट्रेशन। ये एकाग्रता विकसित करने में मदद करते हैं, कंसंट्रेशन पावर को डेवलप करते हैं बेटा। बाई प्रैक्टिंग आसन्स वन कैन डेवलप एजिलिटी। एजिलिटी होती है उसको आप बोल सकते हैं चुस्ती। तो प्रैक्टिस के द्वारा आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को और एजिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। एंडोरेंस एंड ग्रेट विटिलिटी। दे कीप द बॉडी फ्री फ्रॉम डिजीजेस। द रियल इम्पोर्टेंस लाइज इन द way they train and discipline the mind. There are various type of asanas such as corrective asanas, relaxative asanas and meditative asanas. Basically 3 types of asanas are there. First is corrective, next is relaxative and next is meditative asana. The asana can be classified into the following. First is ध्यानात्मक आसन जिनको meditative asanas बोलते हैं। पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, वज्रासन, गोमुखासन etc. These asanas should be practiced in peaceful atmosphere. They increase the concentration power. ये कुछ आसन्स हैं, पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, वज्रासन एंड गोमुखासन्स। ये आसन्स जो हैं बेटा पीसफुल एटमॉस्फेयर में किए जाते हैं और ये आपकी कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जितने भी आसन्स हैं जैसे पद्मासन, इनका एक संस्कृत में एक वर्ड है ये पद्मासन। पदम मीन्स संस्कृत में आप ये जो पद्मासन है इस संस्कृत के पदम वर्ड से लिया गया है जिसका मीनिंग है पदम, कमल का फूल। नेक्स्ट वज्रासन। वज्र मीन्स पहाड़ जिसको आप बोलते हैं, पर्वत जिसको बोलते हैं। गोमुखासन, गऊ के जो गऊ हमारी जो माता होती है, जो गाय होती है, उसके मुख की तरह जो आसन होता है, जो पोजीशन होती है, दैट इज़ द गोमुख आसन। हर आसन का हर आसन एक संस्कृत के वर्ड से लिया गया है, उसका कुछ ना कुछ मीनिंग है। नेक्स्ट इज रिलैक्सेटिव आसन्स। सशंकासन, श्वासासन, मकरासन एटसेट्रा। दीज आसन्स हेल्प इन रिलैक्सेशन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल फटीग। ये कुछ आसन हैं जैसे सशंकासन, श्वासासन एंड मकरासन। ये आसन आपकी हेल्प करते हैं बेटा, हेल्प ऑफ फिजिकल एंड मेंटल फटीग। जो आप शारीरिक रूप से थक जाते हो या मेंटली आप थक जाते हो बेटा,
तो उसमें आपको रिलैक्स करने में आपकी हेल्प करते हैं। दे प्रोवाइड रिलैक्सेशन टू आवर बॉडी एंड माइंड, ये आपके बॉडी को और माइंड को रिलैक्स फील करते हैं, रिलैक्सेशन देते हैं बेटा। नेक्स्ट है कल्चरल और करेक्टिव आसन्स, शीर्षासन, सर्वांगासन, शलभासन, भुजंगासन, मयूरासन, पश्चिमोत्तासन एट्सेट्रा। दीज आर वेरी हेल्पफुल इन फिजिकल डेवलपमेंट, ये सारे आसन हैं, ये आपकी फिजिकल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं बेटा। दे प्रोवाइड एफिशिएंसी टू प्राणायाम एंड प्रत्याहार एंड धारणा। Yoga lays great emphasis on asanas or pranayam to prevent illness and more important to preserve health. A regular routine of physical exercises from a young age has been shown to be preventative value in medical disorders like coronary, respiratory and orthopedic problems. So dear students, we can say that जितने भी ये आसन्स हैं जिनके बारे में भी आपने पढ़ा, ये सारे के सारे आसन बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं और आपको बीमारियों से बचाते हैं बेटा। इन सब आसन्स की हेल्प से अपने स्वास्थ्य को आप अच्छा रख सकते हो। और जो युवा हैं, आयु से नियमित शारीरिक व्यायाम और अगर ये कंटिन्यू अगर व्यायाम करें तो बहुत सारी बीमारियाँ जैसे कोरोनी और जो श्वसन से रिलेटेड है, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड है, ऑर्थोपेडिक जो हड्डियों से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं, अपने आप को हम इन डिजीज़ से विद द हेल्प ऑफ आसन्स हम बचा सकते हैं बेटा। बिलो आर द बेनिफिट्स फॉर आसन्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। तो बीमारियों से बचने के लिए बेटा विभिन्न प्रकार के आसनों के लाभ जो हैं वो नीचे लिखे गए हैं बेटा। फर्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क एफिशिएंटली, जो आपका जो पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो बहुत अच्छी तरह से काम करता है बेटा। नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम इम्प्रूव्स, जो ब्लड सर्कुलेशन जो सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है वो इम्प्रूव होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड बिकेम एफिशिएंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम और ज़्यादा अच्छा बन जाता है बेटा। नेक्स्ट नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम स्ट्रेंथन, नर्वस और जो एंडोक्राइन जो सिस्टम्स होता है बेटा वो आपका और ज़्यादा मजबूत बन जाता है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम बिकेम स्ट्रॉन्ग, फैसिलिटेट लिम्फ ड्रेजिंग, प्रिवेंटिंग मेंटल इलनेस। तो ये बेटा सारे बेनिफिट्स ऑफ आसन्स हैं, यू कैन रीड दिस। फिर है वेरियस योगा आसन्स। फर्स्ट आसन है बेटा वज्रासन। वज्रासन इज ए मेडिटेटिव पोस्चर, इट इज़ द ओनली आसन विच कैन बी प्रैक्टिस इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग मील्स। ये आसन जो है वो खाना खाने के बाद किया जाता है बेटा। क्या प्रोसेस है? वज्र का मीनिंग होता है बेटा, फर्स्टली यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वज्र। वज्र का मीनिंग होता है बेटा पर्वत, तो पर्वत की तरह बैठना होता है इसमें। इन दिस पिक्चर you can see in this picture beta how to sit this girl. तो this is the procedure of this आसन। फर्स्ट क्या बेटा, sit with relax extend together and hands by the side of the body and resting on the ground। पहले बैठना है अपनी टांगों को लंबा करके बेटा, हैंड्स बाई द साइड ऑफ द बॉडी, हाथों को साइड में रखना है, रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे रखना है। फिर क्या है, फोल्ड द लेफ्ट लेग एंड द नी एंड प्लेस द फुट अंडर द लेफ्ट बटक। फिर अपने लेफ्ट लेग को आपने नी को बेंड करके बेटा पीछे की तरफ करना है और उसके ऊपर आपने अपना लेफ्ट बटक को रखना है। नेक्स्ट सिमिलरली फोल्ड द राइट लेग एंड प्लेस द फुट अंडर द राइट बटक। फिर ऐसे ही आपने अपने राइट लेग को करना है बेटा। फिर प्लेस बोथ द हिल्स सो दैट द बिग टोज ओवरलैप ईच अदर। फिर अपने क्या करना है, अपने हिल्स को ऐसे रखना है बेटा, जो आपके बिग टोज हैं, जो दोनों आपके जो टोज हैं वो ओवरलैप हो जाए एक दूसरे के ऊपर रखे जाए। फिर पोजीशन द बटक्स इन द स्पेस बिटवीन द हिल्स। फिर अपने हिल्स के ऊपर आपने अपने बटक्स को रखना है। नेक्स्ट कीप द स्पाइन इरेक्ट। फिर आपकी जो स्पाइन है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसको इरेक्ट करना है, स्ट्रेट करना है। गेज इन फ्रंट और क्लोज द आइज़। उसके बाद फिर डियर फ्रेंड्स आपने क्या करना है, अपनी स्पाइन को इरेक्ट करना है एंड गेज इन फ्रंट और क्लोज और द आइज़।
फिर अपने क्या करना है, अपनी अपनी दृष्टि को, जो आपकी जो आईज़ हैं बेटा, उनसे बिल्कुल सामने की तरफ देखना है, नाक की पोजीशन में आपने देखना है और फिर उनको आईज़ को क्लोज करना है। इन द बिगनिंग यू कैन स्टे फॉर द 10 to 15 सेकेंड, स्टार्टिंग में आप 10 से 15 सेकेंड्स तक बैठ सकते हो इस पोजीशन में। सिमिलरली एक्सटेंड योर राइट लेग एंड कीप्स आर्म्स ऑन द साइड ऑफ द बॉडी। इस प्रकार आप अपनी दाई टांग सामने फैलाएं और जो आपकी जो आर्म्स हैं, भुजाएं जो हैं, उसको शरीर के दोनों ओर बगल में रखें बेटा, साइड में रखें। फिर रिटर्न्स टू द ओरिजिनल पोजीशन, फिर बाद में जो आपकी प्रारंभिक जो स्थिति थी आप उसमें बैठ जाओ। फिर बेनिफिट्स क्या है बेटा ऑफ दिस आसन्स, इट इज़ ए मेडिटेटिव पोस्चर एंड हेल्प इन कंसंट्रेशन। ये मेडिटेटिव आसन है, ध्यान लगाने वाला आसन है और इससे आपकी कंसंट्रेशन जो पावर है वो इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट, इट इम्प्रूव्स आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, जो आपका पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसको इम्प्रूव करता है। इट स्ट्रेंथ मसल्स ऑफ थाइज एंड काफ, जो आपकी थाइस की और काफ की जो मसल्स हैं, काफ पिंडी जिसको आप बोलते हैं बेटा हिंदी में, काफ की और थाइस की मसल्स को ज़्यादा मजबूत बनाता है। इट डिक्रीज पोस्चरल डिफेक्ट, जो पोस्चरल जो डिफेक्ट होते हैं आपके, पोस्चरल डिफेक्ट्स होते हैं, जो कोई आपका किसी फिजिकली जो ऑर्गन से रिलेटेड अगर कोई कमी होती है आपकी बॉडी में तो उसको दूर किया जा सकता है बेटा। इट इम्प्रूव्स मेमोरी पावर, आपकी मेमोरी पावर को, आपकी याददाश्त को अच्छा करता है। इट रिड्यूस मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव को कम करता है। इट प्रोवाइड्स रिलीफ फ्रॉम पाइल्स, जो पाइल्स की जो बीमारी होती है, जो बवासीर जो होती है बेटा, उसमें आपको रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है। इट प्रिवेंट्स हर्निया, हर्निया एक डिजीज़ होता है बेटा, पेट में होता है हर्निया, तो हर्निया से आपको बचाया जा सकता है। इट इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ पेल्विक मसल्स, जो पेल्विक जो मसल्स होती हैं बेटा उनको और ज़्यादा ताकतवर बनाया जा सकता है, मजबूत बनाया जाता है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग हिप फैट, जो हिप्स के पास जो फैट होता है बेटा, हिप पे जो फैट होता है उसको भी रिड्यूस किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ वज्रासन। फिर प्रिकॉशंस क्या हैं, सावधानियां क्या हैं। फर्स्ट है, इन दिस द फाइनल पोस्चरल सुपाइन मस्ट बी स्ट्रेट, जो आपकी जो फाइनल जो पोस्चर है उसमें जो आपकी जो आपकी स्पाइन है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है बेटा, मस्ट बी स्ट्रेट, वो बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए। हील शुड बी आउटसाइड एंड बटक शुड बी रेस्टिंग ऑन द हील्स, इसमें क्या है, जो एडियाँ जो आपके हील्स हैं वो बाहर की ओर होनी चाहिए और जो आपके हिप्स हैं वो आपकी हिल्स पे टिके होने चाहिए। नेक्स्ट, डू नॉट बेंड फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाइल सिटिंग इन द आसन्स, जब आप इस प्रॉपर आसन में बैठो तो आपने आगे की तरफ या पीछे की तरफ नहीं झुकना। नेक्स्ट चीज़ है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। फर्स्ट क्या है बेटा, दोज सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है बेटा कुछ, यू कैन से कॉन्ट्रा इंडिकेशंस मीनिंग इन हिंदी, जिसको आप सीमाएं जो बोलते हैं। Those suffering from chronic knee pain should not practice वज्रासन, जिनको क्रोनिक नी पेन है उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, those suffering from spinal column problems should not perform वज्रासन, जिनको स्पाइनल कॉलम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है बेटा, कोई सफ़र कर रहा है स्पाइनल कॉलम से रिलेटेड कोई अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनको भी वज्रासन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, those having difficulties in movement should perform the आसन्स with care, जिन लोगों को चलने फिरने में कठिनाई होती है, मूवमेंट करने में कठिनाई होती है बेटा, उनको इस आसन्स को बड़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। नेक्स्ट इज हस्तोत्तासन। हस्तोत्तासन इज मेड ऑफ 3 वर्ड, हस्त, उत्तना एंड आसन्स, 3 वर्ड से मिलाया गया है बेटा ये हस्तोत्तासन, हस्त और उत्तना एंड आसन्स। हस्त मीन्स आर्म्स, उत्तना मीन्स स्ट्रेचिंग। हस्त का मीनिंग होता है संस्कृत में हाथ, हैंड्स, आर्म्स, आर्म्स को, हाथों को संस्कृत में हस्त कहते हैं। उत्तना मीन्स स्ट्रेच अप एंड आसन्स मीन्स पोस्चर। इन दिस पोस्चर द आर्म्स आर स्ट्रेच्ड अपवर्ड। हस्तोत्तासन में क्या होता है, जो आपके हैंड्स होते हैं वो ऊपर की तरफ अपवर्ड स्ट्रेच्ड होते हैं बेटा, सो दैट दिस वाई इट इज़ कॉल्ड हस्तोत्तासन।
कैसे परफॉर्म किया जाता है बेटा, कैसा प्रोसीजर है इसको परफॉर्म करने का। फर्स्ट है स्टैंड इरेक्ट ऑन द ग्राउंड विद बोथ फीट टुगेदर। सबसे पहले आपने फर्श पे खड़े होकर और दोनों पैरों को एक साथ मिलाकर खड़ा होना है। फिर इनहेल स्लोली एंड रेज बोथ आर्म्स ओवर द हैंड। फिर आपने क्या करना है, धीरे धीरे इनहेल सांस को अंदर लेते हुए दोनों आर्म्स को सिर के ऊपर उठाना है बेटा, ओवर द हेड। नेक्स्ट विद पाम फेसिंग अप, अपनी हथेलियों को ऊपर उठाते हुए अंदर की ओर मोड़े। एंड इंटरलॉक योर फिंगर्स, और फिर अपनी हाथ की उंगलियों को आपस में मिलाएं। नेक्स्ट एक्सेल एंड बेंड फ्रॉम द वेस्ट टुवार्ड्स द राइट साइड। फिर सांस को बाहर छोड़ते हुए जितना संभव हो सके बेटा अपनी वेस्ट को दाईं ओर या बाईं ओर झुकाएं। मेंटेन दिस पोजीशन कंफर्टेबली फॉर 5 to 10 सेकेंड्स। इस स्थिति को आपने, इस पोजीशन को आराम से 5 से लेकर 10 सेकेंड तक आपने बनाए रखना है बेटा। नेक्स्ट इनहेल एंड कम टू द सेंटर। फिर श्वास अंदर भरते हुए सेंटर की पोजीशन में आना है। दैट मीन्स अपनी बॉडी को बीच में लेके आना है, इरेक्ट करना है। नेक्स्ट रिपीट इट फ्रॉम लेफ्ट साइड एज वेल। फिर आपने अगर पहले दाईं साइड ऐसा किया था तो आपने लेफ़्ट साइड करना है, लेफ़्ट साइड ऐसे किया था तो अब आपने राइट साइड ऐसे करना है। क्या बेनिफिट्स हैं बेटा, इट रिलैक्स द होल बॉडी, आपकी पूरी बॉडी को रिलैक्स करता है। इट रिलाइव्स द मसल्स पेन इन नेक शोल्डर एंड आर्म्स। इसको नेक में, गर्दन में, शोल्डर्स में और जो आर्म्स में अगर कहीं पे पेन था तो उससे रिलाइज किया जा सकता है, उसको दर्द को, उस पेन को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ ग्रोइंग चिल्ड्रन। यह इस आसन की हेल्प से बेटा जो बच्चों की जो हाइट होती है उसको भी बढ़ाने में आपको हेल्प मिल सकती है। नेक्स्ट इट इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्पाइन। जो आपकी जो स्पाइन होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है बेटा, उसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आती है विद द हेल्प ऑफ हस्तोतासन। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या, प्रिकॉशंस क्या है बेटा, सावधानियाँ क्या हैं। वन शुड बेंड फ्रॉम द वेस्ट ओनली। केवल कमर से आपने अपने आप को झुकाना है, पूरी बॉडी को नहीं झुकाना, केवल कमर की साइड से। एंड नेक्स्ट स्ट्रेच द आर्म्स अप एज मच एज पॉसिबल। और अपनी भुजाओं को उतना ऊपर लेके जाना है जितना आप मैक्सिमम लेके जा सकते हो। नेक्स्ट वन शुड नॉट बेंड फॉरवर्ड। सामने या पीछे की तरफ नहीं झुकना है, बिल्कुल साइड से आपने अपने आप को, बॉडी को झुकाना है। फिर क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है बेटा, सीमाएं क्या हैं, किस हद तक आपने इस आसन को करना है। फर्स्ट है ड्यूरिंग हेर्निया एब्डोमिनल इन्फ्लेमेशंस दिस आसन शुड बी अवॉइडेड। जिनको हर्निया है या जिनको एब्डोमिनल, जो पेट में जो इन्फ्लेमेशन होता है, पेट में जब जलन होती है बेटा उनको इस आसन को अवॉइड करना है, उनको ये आसन नहीं करना है। नेक्स्ट इज त्रिकोणासन। इन संस्कृत त्रिकोणासन्स word mean triangle. In this asans the body makes the shape of a triangle. तो त्रिकोणासन का मीनिंग है बेटा ट्रायंगल, और इस आसन में आपकी बॉडी जो है वो ट्रायंगल की शेप में आ जाती है, सो इट इज़ कॉल्ड त्रिकोणासन। प्रोसीजर क्या है टू परफॉर्म त्रिकोणासन, द फॉलोइंग स्टेप शुड बी परफॉर्म्ड। फर्स्ट क्या है बेटा, स्टैंड इरेक्ट, सीधा खड़ा होना है आपने। देन कीप योर लेग्स टुगेदर, आपने अपनी टांगों को एक साथ मिलाना है। एंड हैंड्स बाय द साइड ऑफ द थाइज, फिर अपने हाथों को साइड में, थाइज के बिल्कुल साइड में रखना है। नेक्स्ट नाउ ओपन योर लेग 1 to 2 feet अपार्ट, फिर आपने एक टांग को 1 से 2 फुट दूर करना है। नेक्स्ट स्ट्रेच द आर्म साइडवर्ड्स एंड द रेज देम टू शोल्डर लेवल, योर आर्म शुड बी पैरेलल टू द फ्लोर इन वन स्ट्रेट लाइन, फिर अपनी आर्म्स को दोनों ओर फैलाना है बेटा और कंधों तक ऊपर उठा के रखना है। फिर जो आपकी जो भुजाएं हैं, जो आपकी आर्म्स हैं, फर्श के समानांतर एक सीधी रेखा में होनी चाहिए। नेक्स्ट बेंड टू द लेफ्ट साइड फ्रॉम द वेस्ट टुवार्ड्स द फ्लोर, फिर अपने बाईं तरफ अपनी कमर को झुकाना है बेटा। नेक्स्ट प्लेस द लेफ्ट हैंड ऑन द लेफ्ट फुट, फिर अपने
अपने बाएं हाथ को अपने पैर पर रखना है बेटा। फिर नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेच द राइट आर्म अप, दाईं भुजा को ऊपर की तरफ लेके जाना है। हियर द टू आर्म्स विल बी एट द एंगल ऑफ 180 डिग्री, फिर दोनों भुजाओं का जो एंगल है वो 180 डिग्री हो जाएगा बेटा। फिर मेंटेन दिस पोजीशन विद द नॉर्मल ब्रीथिंग कंफर्टेबली 5 to 10 सेकेंड्स। फिर आपने क्या करना है बेटा, इस स्थिति को आराम से सिंपली इनहेल करते हुए आपने 5 to 10 सेकेंड्स तक बनाए रखना है। फिर क्या है, ऑप्टिमली द राइट आर्म कैन बी फर्दर बेंड फॉरवर्ड लेफ्ट साइड कीपिंग आर्म्स एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। फिर अपने क्या करना है बेटा, दाईं भुजा को कान से स्पर्श करते हुए बाईं ओर लेके जाना है और फिर दोनों भुजाओं का जो एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए। 7th, टू कम बैक, फिर आपने वापस लौटने के लिए क्या करना है बेटा, टू कम बैक लिफ्ट द लेफ्ट पाम, फिर अपनी बाई हथेली ऊपर उठानी है। स्ट्रेंथन योर ट्रंक एंड ब्रिंग द आर्म्स इन लाइन विद द शोल्डर पैरेलल टू द फ्लोर, फिर आपका जो ट्रंक है, जो धड़ है बेटा, उसको सीधा रखना है और भुजाओं को शोल्डर्स की एक स्ट्रेट लाइन में लेके आना है। नेक्स्ट, ब्रिंग डाउन योर आर्म्स एंड कीप हैंड्स बाय द साइड ऑफ थाइज, फिर अपनी भुजाओं को नीचे कर लें और जो आपकी जो थाइज हैं बेटा वहाँ पे अपने हाथों को साइड में रखना है। फिर क्या है, ब्रिंग्स योर फिट टुगेदर एंड रिलैक्स, फिर अपने पैर को और एक हाथ, फिर अपने दोनों जो आपकी लेग्स हैं उनको एक साथ कर लें और विश्राम करें, आराम करें, रिलैक्स फील करें। फिर नेक्स्ट, रिपीट द सेम प्रोसीजर ऑन द अदर साइड, फिर अपने सेम पोजीशन को दूसरी साइड से भी करना है। अब बेनिफिट्स क्या है बेटा, फर्स्ट है हेल्प इन स्ट्रेचिंग अप द मसल्स ऑफ ट्रंक, लेग्स एंड हिप्स, इस पोजीशन से आपको क्या मिलता है बेटा, इस आसन से आपको स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल्स ऑफ ट्रंक, ट्रंक की जो आपकी जो मसल्स हैं वो मजबूत हो जाती है या स्ट्रेच हो जाती है। लेग्स की और हिप्स की भी आपकी जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच होती है। नेक्स्ट, हेल्प्स इम्प्रूविंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्पाइन, स्पाइन जो है उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है बेटा वो इंक्रीज़ की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ त्रिकोणासन। नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द हाइट ऑफ ग्रोइंग चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रंस होते हैं, बढ़ते हुए जो बच्चे होते हैं, उनकी हाइट को इंक्रीज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ त्रिकोणासन। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन रिलाइविंग द पेन इन द नेक एंड बैक, जिनको नेक में, गर्दन में और बैक में, पीठ में जो इनको पेन होता है बेटा उसमें आराम मिलता है विद द हेल्प ऑफ त्रिकोणासन। नेक्स्ट, हेल्प इन रिड्यूसिंग एक्सेस फैट अराउंड वेस्ट, जिनको वेस्ट के कमर के पास जो एक एक्सेस जो फैट होता है, जो ज़्यादा फैट जमा होता है, चर्बी जो जमा होती है, उसको रिड्यूस किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। नेक्स्ट, हेल्प इन इम्प्रूविंग डाइजेशन बाय द स्टिमुलेटिंग द एब्डोमिनल ऑर्गन्स, जो पेट के जो अंग होते हैं बेटा उनको और बेहतर करके आपके डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है, डाइजेशन जो होता है उसको और इम्प्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट, इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन को और बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ मसल्स ऑफ लेग्स, नीज, चेस्ट एंड आर्म्स, जो लेग्स की, नीज की, चेस्ट की और आर्म्स की जो मसल्स होती हैं उनको और मजबूत किया जा सकता है। फिर प्रिकॉशंस क्या हैं बेटा, सावधानियाँ क्या हैं, बेंड फ्रॉम द वेस्ट ओनली एंड एज मच एज पॉसिबल, क्या करना है आपने, केवल अपनी कमर को उतना झुकाना है बेटा जितना आप झुका सकते हो। नेक्स्ट, मेंटेन द फाइनल पोस्चर विद नॉर्मल ब्रीथिंग, अंतिम स्थिति तक अपने आपने इनहेल को, श्वसन को सामान्य स्थिति में बनाए रखना है। नेक्स्ट, डू नॉट बेंड द नीज वाइल टर्निंग साइडवर्ड, फिर आपने क्या करना है बेटा, फोर्थ क्या है, बगल में मुड़ते हुए समय अपने घुटनों को नहीं मोड़ना है। एंड नेक्स्ट क्या है बेटा, डू नॉट बेंड बियॉन्ड कैपेसिटी, अपनी कैपेसिटी से अधिक नहीं आपने बैंड करना है, झुकाना है। अगर अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा अगर बैंड करोगे तो आपको कोई ना कोई इंजरी आ सकती है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है बेटा,
फर्स्ट है अवॉइड परफॉर्मिंग दिस आसन इन केस ऑफ सर्वबैकएक, डायरिया एंड माइग्रेन। आपने उनको जिनको बेटा पीठ में ज़्यादा दर्द होता है या दस्त लगे होते हैं, डायरिया दस्त होता है बेटा, इनको दस्त लगे हुए थे या माइग्रेन जिनको होता है, उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। जिनको पीठ में दर्द हो, जिनको दस्त लगे हों और या फिर जिनको माइग्रेन हो, उनको ये आसन परफॉर्म नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ अवॉइड त्रिकोणासन इफ़ यू हैव सर्वाइकल स्पॉन्डोलिसिस। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डोलिसिस है बेटा, उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है बेटा अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन इज़ ए माइल्डर वर्जन ऑफ द मत्स्येंद्रासन। जो मत्स्येंद्रासन है उसका एक नया प्रारूप है बेटा, जिसको अर्ध मत्स्येंद्रासन कहते हैं। अर्ध का मतलब होता है आधा और मत्स्येंद्र का मीनिंग होता है बेटा, अर्ध मीन्स हाफ, द ओरिजिनल मत्स्येंद्रासन बीइंग डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म। जो मत्स्येंद्र का जो मूल रूप से अभ्यास करना बेटा कठिन होता है, इसलिए इसके प्रारूप को आसान करने के लिए इसका नाम रख दिया अर्ध मत्स्येंद्रासन। इन अर्ध मत्स्येंद्रासन द स्पाइन इज गिवन द मैक्सिमम लेटरल ट्विस्ट। इस अर्ध मत्स्येंद्रासन में क्या होता है बेटा, जो स्पाइन जो होती है आपकी, जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसको अधिकतम पार्श्विक मोड़ तक मोड़ा जा सकता है। प्रोसीजर क्या है, यू कैन रीड दिस, बेनिफिट्स ऑल्सो, प्रिकॉशंस ऑल्सो और कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑल्सो। ऐसे ही भुजंगासन, भुजंगासन भी बेटा 2 वर्ड से कॉम्प्राइज किया गया है। जो संस्कृत का जो वर्ड है भुजंग, भुजंग का मीनिंग होता है स्नेक, कोबरा, कोबरा पोज। तो इसके भी आप ऐसे ही प्रोसीजर, बेनिफिट्स और प्रिकॉशंस आप रीड कर सकते हो। फिर है पश्चिमोत्तासन, इसको भी बेटा देख लेना। नेक्स्ट पवन मुक्तासन, नेक्स्ट सुखासन। तो यू कैन रीड these asanas by yourself. I want to say one thing beta, these asanas are most important आसन। in every year 5 marks का एक आसन तो आता ही आता है आपका। so read it carefully, what is the meaning of this asan, how to perform, what is the procedure to perform it, and what are the benefits, what are the precautions and what are the contraindication of these asanas. You must read it carefully, you must learn carefully beta। फिर है बेटा ओबेसिटी। ओबेसिटी, व्हाट इज़ ओबेसिटी, क्या प्रोसीजर ओबेसिटी को चेक करने का और क्या बेनिफिट्स और कॉन्ट्राइंडिकेशंस है बेटा, कौन कौन से आसन्स हेल्प करते हैं आपको ओबेसिटी को रिमूव करने में। ओबेसिटी इज़ डिफाइंड एज एबनॉर्मल ऑफ एक्सेसिव फैट accumulation that may impair health. Obesity is the medical conditions when the body of a person contains 20% or more fat as compared to the ideal weight. According to WHO, BMI is equal to height divided by weight divided by height square, and weight should be in kg and height should be in the meters. तो ये ओबेसिटी को चेक करने के लिए बेटा अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस आपको विद द हेल्प ऑफ BMI आप अपनी ओबेसिटी को चेक कर सकते हो। जो आपका जो वेट होता है, वेट को डिवाइड करना है आपने अपनी हाइट को, बट वेट जो है वो आपका पॉन्ड्स में ना होके या किसी और अदर रीडिंग में ना होके वो आपका केजी में होना चाहिए, और जो आपकी हाइट है वो मीटर्स में होनी चाहिए। तो वेट डिवाइड बाई हाइट स्क्वायर, तो आपकी कैलकुलेशन जो आएगी बेटा उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो अंदाज़ा, या आपको पता लग जाएगा कि यू आर इन ओबेसिटी कैटेगरी और नॉट, यू आर अंडर वेट और नॉट, यू आर ओवर वेट और नॉट। इफ़ यू आर आफ्टर दिस हेल्प ऑफ BMI फार्मूला, अगर आपकी कैलकुलेशन
बिलो 18.5 आती है, दैट मीन्स यू आर इन अंडर वेट कैटेगरी, तो आपका वेट काफ़ी कम है बेटा। अगर आपकी रीडिंग, आपकी कैलकुलेशन 18.5 टू 24.9 आती है, दैट मीन्स यू आर इन, यू हैव ए नॉर्मल वेट, तो आपके पास नॉर्मल वेट होगा बेटा, सामान्य वेट होगा अगर आपकी रीडिंग 18.5 से लेके 24.9 आती है। अगर आपकी रीडिंग और कैलकुलेशन 25 टू 29.9 आती है, दैट मीन्स यू हैव ओवर वेट, तो आपके पास वेट ज़्यादा है बेटा। अगर आपकी कैलकुलेशन और रीडिंग 30 टू 34.9 आती है, दैट मीन्स यू आर इन ओबेसिटी क्लास 1। अगर आपकी रीडिंग 35 टू 39.9 आती है, दैट मीन्स यू आर इन ओबेसिटी क्लास 2। अगर आपकी कैलकुलेशन मोर देन 40% आती है, दैट मीन्स यू आर इन क्लास ओबेसिटी 3rd। तो कॉजेज ऑफ ओबेसिटी क्या है बेटा, मोटापे के कारण क्या है? फर्स्ट है इम्बैलेंस बिटवीन कैलोरीज इनटेक एंड कैलोरीज एक्सपेंडेड। जो आप कैलोरी इनटेक करते हो, ग्रहण करते हो, उस कैलोरी को कैसे एक्सपेंडर करते हो, आप कैसे खर्च करते हो, तो वो उसके द्वारा भी बेटा आपको ओबेसिटी हो सकती है। अगर आप ज़्यादा अमाउंट में इनटेक करते हो कैलोरी को और उसका एक्सपेंडर, उसका जो खर्च है वो आप कम करते हो, तो ओबियसली बेटा आप ओबेसिटी के शिकार हो जाओगे। नेक्स्ट, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते तो भी आप मोटापे के शिकार हो सकते हो। नेक्स्ट, जेनेटिक जो वंशानुगत जो होता है, आनुवांशिक जो होती है बेटा, उसकी द्वारा भी अगर आपके पेरेंट्स अगर ओबीज हैं, मोटे हैं, तो आप भी जेनेटिक की वजह से आप में वो प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट, पुअर डाइट। अगर आप अच्छे से नहीं लेते, पुअर डाइट लेते हो, उसमें ज़्यादा शुगर इनटेक करते हो, तो भी आप मोटापे के शिकार हो सकते हो। बाहर का खाना ज़्यादा खाते हो, बहुत अधिक खाना खाते हो, या आप ज़्यादा फैटी फूड खाते हो, फास्ट फूड खाते हो, और जो आपके शुगर से रिलेटेड जो आपके लिक्विड्स होते हैं, बेवरेज जो होते हैं, उनको अगर आप ज़्यादा इनटेक करते हो तो भी आप ओबेसिटी के शिकार हो सकते हो। नेक्स्ट, साइकोलॉजिकली फैक्टर। कुछ साइकोलॉजिकली मनोवैज्ञानिक भी कुछ फैक्टर्स होते हैं बेटा, जिनको ये लगता है कि आप दुबले पतले होने की वजह से वो एक्सेसिव फूड खाना स्टार्ट कर देते हैं, ज़्यादा अमाउंट में ज़्यादा फैटी फूड खाते हैं, तो वो भी मोटापे के शिकार हो जाते हैं। रिस्क फैक्टर्स ऑफ ओबेसिटी। मोटापे के क्या जोखिम कारण हो सकते हैं, यू कैन रीड दिस। फिर है डायबिटीज़। Dear students, still here you can read it carefully and learn it carefully. What is the diabetes? We can read it in our next video. So till here I hope you all understand very well, and you must read it carefully. Okay dear students, bye bye.